खमागड़ी मित्रों, दिस इज़ पुरू जनुचरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 है ये। ठीक है, चैप्टर का नाम है जीव जगत। ठीक है, अध्याय 1 ये पहला चैप्टर है। अपन इसको पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हर एक लाइन को, और कि जो एनसीईआरटी है स्पेशली नीट पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं छोड़ना कुछ भी कि किस लाइन से क्वेश्चन उठ जाए। और बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू बकवास नहीं दे रखी है इन्होंने। इवन आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। ठीक है, अब देखो कि जीवों को तो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इतने लाखों करोड़ों की संख्या में जीव हैं जिनकी हद हिसाब नहीं, बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, असाधारण वास स्थान हो, चाहे वो ठंडे पर्वत हो, चाहे वो पर्णपाती वन हो, चाहे महासागर हो, एलवड़ीय यानी मीठे जल, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर सकते हैं या कर देते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो जीव हैं वो ऐसी ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। गर्म झरने हो गए, ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, महासागर की गहराई में जहाँ इतना 100 ATM तक उसका प्रेशर रहता है। 100 ATM तक उसका प्रेशर रहता है और उस प्रेशर तक में जीव पाए जाते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि वो चपटे पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है ना उन पे, तो वो अपनी प्रॉपर शेप में नहीं रह सकते, वो चपटे शेप में पाए जाते हैं, वही उनकी प्रॉपर शेप हो जाती है। ठीक है, जो मीठा जल होता है उसमें पाए जाते हैं, झीलें, नदी, जो खारा जल होता है उसमें खारा, जो महासागर हो गया। ठीक है, तो सभी प्रकार के जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते वहाँ तक भी जीव पाए जाते हैं। ठीक है, सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय और चमत्कार का आह्वान करती है। ठीक है, अलग अलग तरीके का हमें शॉकिंग चीज़ें मिलती हैं, शॉकिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कोई घोड़ा दौड़ रहा है, मछलियाँ तैर रही है, शार्क एकदम अटैकिंग पोजीशन भाग रही है सीधे। ठीक है, शार्क का सिर्फ ये वाला ऐसे करके हिस्सा दिखता है पानी में। ठीक है, पानी में बाकी के शार्क ऐसा अंदर पूरी दिखती नहीं है। इस वाले हिस्से से पता लगाया जाता है कि शार्क जो है हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी एक्सेट्रा जो भी। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। कि जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, उनसे भी हमें पता चलता है कि वास्तव में जो लाइफ है वो क्या है। ठीक है, इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओनली इतना। इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा दार्शनिक प्रश्न है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक होने के नाते हमें दूसरे वाले प्रश्न से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ठीक है, ये किस्में जो हैं गमले में उगने वाले पौधे, कीट हो गए। ठीक है, पर गमले में नहीं उग रहे कीट, कीट अलग, ठीक है, गमले में उगने वाले पौधे ये अलग है। ठीक है, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है, इतने छोटे होते हैं कि आप नग्न आंखों से उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्म दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। जो भी आप जीव देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा बिल्ली देखी। ठीक है, तो बिल्ली एक अलग जो है उसका वर्ग है या स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को शो कर रही है। आपने कुत्ता देखा, वो एक अलग पर्टिकुलर स्पीसीज को, भाई कुत्ता एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, बिल्ली एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। आपने जो भी देखा, आपने कोई फ्लावर देखा, ठीक है, तो जिस प्लांट का भी है वो प्लांट एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। गेहूँ हो गया,
ठीक है, गेहूँ हो गया, एक्सेट्रा जितना भी जो भी आप देखते हो पर्टिकुलर एक स्पीसीज है। ठीक है, आपने जो कुछ भी देखा वो एक पर्टिकुलर जाति है। ठीक है, वो बात अलग है, कैनेडी कुल से, फैलिडी कुल से वगैरह जो भी है इनसे बिलोंग करते हैं। अब तक की ज्ञात तथा वर्ल्ड स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। यानी कि हमने अब तक जो खोज की है वो 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीसीज की ही खोज की है अभी तक। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना, ओ आई एम सॉरी, इतनी ये स्पीसीज हो सकती है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, खोज नहीं किया ये। ठीक है, रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं हमें नए नए जीवों का पता चलता है। क्योंकि जितनी भी नई नई जगहों की खोज होती है तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नई जीव वगैरह, नए प्लांट्स वगैरह हमेशा मिल ही जाते हैं। ठीक है, कई सारी ऐसी साइट होती हैं, उन साइटों की जब हम खोज करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जब खोज होती है उसकी, तो क्या होता है कि उसमें कई सारे प्लांट्स या एनिमल्स के ऐसे हमें अवशेष मिलते हैं, या नई खोजें जंगल वगैरह में नई खोजें होती तो ऐसे कई सारे जीव मिलते हैं जो हमें पहले नहीं मिले, उनकी नई खोजें हुई हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई मतलब कोई भी प्लांट है, कोई किसी नाम से जानता है, कोई किसी नाम से जानता है, वो अलग अलग नाम से स्थानीय नाम होते हैं उनके। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थानों के अनुसार बदलते हैं। भाई सही बात है, जैसे कि अगर आप राजस्थान में जाओगे तो किसी चीज़ को आप कुछ बोलते होंगे। ठीक है, जैसे होता है ना खिचड़ी का ब्रज, उसे मतलब जो पूर्वी राजस्थान वगैरह उसे छौंकरा वगैरह बोला जाता है। ठीक है, जैसे उसे क्या है कि रीजन के हिसाब से चेंज होते हैं वो। ठीक है, कोई जगह उस प्लांट को कोई और नाम से बोला जाता है, कोई जगह उस जीव को किसी और नाम से बोला जाता है। तो ये क्या उस रीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी आदमी ने फर्स्ट टाइम बोला होगा, फिर धीरे धीरे वही प्रचलित में हो गया। ठीक है, तो ये उनके स्थानीय नाम हो गए। तो ये जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप राजस्थान से पंजाब गए, हरियाणा गए, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट कहीं भी जाते हैं तो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक है, आप उनके स्थानीय नाम से आप खुद नहीं पहचान पाओगे। अगर कोई बंदा, जैसे कि गेहूँ हो गया, ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक नाम हो गया। ठीक है, सार्वजनिक नाम हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल गेहूँ हो गया, अब गेहूँ को नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग नाम से बोल रहे हैं, हम जो हैं वो कुछ और नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, पंजाब के अलग नाम से बोल रहे हैं, केरल कर्नाटक साइड में तो अलग नाम से बोल रहे हैं। तो ये जब वो उस नाम को बोलेंगे तो हम उसको नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, उनके स्थानीय नाम है जो हमें हमारे संज्ञान में नहीं है। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है भाई, कुत्ते का कहीं कुछ और नाम है, कहीं कुछ और नाम है, कहीं कुछ और नाम है। अब एक ऐसा स्टैंडर्ड नाम होना चाहिए ना, ऐसा स्टैंडर्ड नाम। भाई ये कोई स्टैंडर्ड नाम नहीं है इंग्लिश। ठीक है, डॉग, ठीक है, मुझे इनके का साइंटिफिक नेम होते हैं इनके। ठीक है, तो एक ऐसा स्पेसिफिक नाम होना चाहिए ना जिस नाम के बेसिस पर हम पहचान सके कि हाँ इसके बारे में बात हो रही है। बोलने लग रहे हैं कि हाँ वो बाइट करता है, उसके 4 पैर होते हैं, रेबीज होता है, उससे ये होता है, तो हम थोड़ा थोड़ा माइंड में करेंगे कि यार शायद हो सकता है ये डॉग की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। ठीक है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, आप अमेरिका जाओ, चाहे इंग्लैंड जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको अगर वो नाम बोलोगे, इवन आप अगर जापान, चाइना वगैरह, क्योंकि यहाँ इनकी लैंग्वेज अलग होती है, रशिया, फ्रेंच वगैरह, फ्रांस वगैरह, ठीक है, कहीं भी जाते हो आप तो इनकी लैंग्वेज भी अलग है। लेकिन फिर भी क्या है, इनकी जो नाम पद्धति होती है, ठीक है, कि जिस नाम से वो पूरे विश्व में जाना जा रहा है वो उसी नाम से जाना जाएगा, चाहे वो फ्रेंच में हो, चाहे चाइनीज में हो, चाहे इटालियन, एक्सेट्रा किसी में भी हो। ठीक है, स्पष्टतः ना इस प्रक्रिया को नाम पद्धति, ठीक है, स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। भाई पहचानना या मतलब किसी चीज़ के बारे में आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ना, पहचान करना। ठीक है, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। ठीक है, क्या किया, सारे साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया, साइंटिफिक नेम देने की एक तरकीब निकाली। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। भाई करना भी है, अगर नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। यहाँ के जीव वैज्ञानिक हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड का हुआ, जापान का हुआ, फ्रांस का हुआ, कहीं का भी,
तो सभी के लिए भाई एकदम सही हो जाएगा ना, एकदम सूटेबल हो जाएगा कि हाँ ये इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने स्वीकार कर लिया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, ICZN, कई बार मतलब नीट में पूछा जा चुका है इसके बारे में। ठीक है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। ठीक है, साइंटिफिक जो नेम रहेगा उसकी ये पक्की गारंटी है कि एक ही नाम रहेगा। ठीक है, एक ही नाम रहे या रहेगा ये। ठीक है, किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। ठीक है, वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे जीव का ना हो। ठीक है भाई, जैसे कि मेंजीफेरा इंडिका हो गया, मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये नाम हो गया। अब ये आम का ही है। अब ऐसा नहीं है कि ये चीकू का भी यही हो या किसी और जीव का यही हो, नहीं, ये किसी का भी नहीं होगा, ये सेम रहेगा। एक मिनट होल्ड। ठीक है, सेम रहेगा, एक ही जीव का रहेगा, किसी दूसरे जीव का मैच नहीं करेगा। जैसे पपीता का ये हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चीकू का हो गया, किसी और उसका फल का हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। मेंजीफेरा इंडिका जो है वो सिर्फ आम का ही रहेगा। ठीक है, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक नाम के कितने घटक होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है? वंश नाम, और दूसरा कौन सा होता है? जाति संकेत। तो पहला हो गया वंश नाम, दूसरा हो गया जाति संकेत। इस प्रणाली को, जिसमें 2 नाम के 2 घटक होते हैं, उसे द्विनाम पद्धति या बायनोमिकल नोमेनक्लेचर, अरे क्या बोलते हैं, द्विनाम पद्धति कहते हैं, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हाँ ठीक है, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस प्रणाली, नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर जो पद्धति जो दी थी वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इसका सारे जीव विज्ञानी जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। 2 शब्द वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मेंजीफेरा जो है वो वंश नाम है, जीनस का नाम है। ठीक है, मेंजीफेरा जीनस, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। ठीक है, क्योंकि ये अब दूसरा नहीं हो सकता। जीनस में और भी पाए जा सकते हैं उससे संबंधित, उसी जैसे, लेकिन स्पीसीज जो होती है या जो जाति संकेत है वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। आम का मतलब आम ही है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। तो पहला नियम कौन सा है? जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, जैविक नाम जो होंगे वो किस भाषा में होंगे? लैटिन भाषा में, और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये लिख रहा है ना, तिरछों में लिख रहा है। ठीक है, तिरछे में, या फिर से अंडरलाइन करना होता है। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाएगा। ठीक है, पहला नियम क्या है कि इनको जो है लैटिन में लिखा जाता है। ठीक है, जैविक नाम जो होते हैं वो लैटिन भाषा में होते हैं, इनको तिरछा लिखा जाता है। ठीक है, इटालिक में तिरछा लिखा जाता है, और इनका लैटिनीकरण यानी कि ये किसी भी भाषा से व्युत्पन्न हुए हों, लेकिन ये लैटिन भाषा से ही व्युत्पन्न समझे जाएंगे। जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द जो होता है वो जाति संकेत। ठीक है, मेंजीफेरा क्या हो गया? वंश हो गया, जीनस। स्पीसीज कौन सी होगी? इंडिका। ठीक है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए।
तो देखो हाथ से लिखेंगे, जब छपाई में तिरछा लिखना मतलब लिखते टाइम तो थोड़ा तिरछा लिखना उतना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा उतना ही वो रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर से हम एकदम ईजिली लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम उसे अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन अलग अलग, ठीक है। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दर्शाता है। पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, ठीक है। मेंजिफेरा में एम जो रहेगा वो बड़े से, इंडिका का आई जो रहेगा वो छोटे से रहेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए पहला, बाकी के तो छोटे ही होते हैं। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ये टेढ़ा लिखा हुआ है, नहीं तो आप लिखते टाइम आप अंडरलाइन करोगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो देखो मेंजिफेरा, ठीक है, ये कैपिटल हो गया, फिर ये इंडिका, ये स्मॉल में, ठीक है पूरा। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं, ठीक है। लेखक का नाम जैसे कि लीनियस नहीं दिया तो LIN, लिन, ठीक है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मेंजिफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है कि सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, ठीक है। वैज्ञानिक नाम के लास्ट में अगर कोष्टक में शॉर्ट में जो लिखा रहता है वो साइंटिस्ट का नाम होता है जिसने उसे सबसे पहले दिया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, सही बात है, इतने सारे जीव हैं कि उनका अध्ययन करना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे कि आप घर में भी चीज़ें रखते हो तो अपने हिसाब से अरेंज रखते हो, इवन आप अपनी पॉकेट में भी चीज़ें रखते हो तो अरेंज रखते हो। जैसे कि आपका लेफ्ट जेब है या राइट जेब है, उसमें मोबाइल जाएगा तो उसी में ही जाएगा हमेशा। कीज़ या आपका पर्स जो रहता है वो राइट जेब में जाएगा, ठीक है, तो वो हमेशा उसी में जाएगा। पेन होगा वो फ्रंट जेब में जाएगी, पैंट की, शर्ट की में, ठीक है। तो ये आपका वर्गीकरण होता है, एक क्लासिफिकेशन होता है कि एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हम जो चीज़ों को इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। तो उसको जो बाहरी गुणों के आधार पर, ठीक है, जो गुण हमें दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर हम आसानी से अरेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता और बिल्ली तक कीट को सरलता से पहचान सकते हैं, ठीक है। प्लांट हो गए ये प्राणी, ठीक है, प्लांट, जैसे कि ये प्लांट हो गए, ये एनिमल्स हो गए, तो हम इजीली पहचान सकते हैं ना ये प्लांट्स हैं, ठीक है। या फिर जैसे हो गया ये कुत्ता हो गया, ठीक है, अलग अलग हम वर्गीय, ये बिल्ली हो गई, ठीक है, ये कीट हो गया अलग दूसरे वाले में, ठीक है। इस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट है, आप कुत्ते को ही देखेंगे ना कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार हम मान लें कि हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान हो, शरीर पर बाल हो, ठीक है। आप इसी प्रकार सोचेंगे ना, मेमोरी ग्लैंड्स हो उनकी, ठीक है, और भी कई सारे कैरेक्टर्स। इसी प्रकार पौधों में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने गेहूं के पौधे के बारे में सोचा तो हमारे माइंड में सीधा गेहूं का पौधा आ गया कि हाँ गेहूं का पौधा ऐसा होता है, बाल होती हैं उसमें, ठीक है, और छोटा होता है, ठीक है, झाड़ी टाइप का सब। इसलिए ये सभी कुत्ता हो गया, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु एक्सेट्रा सुविधाजनक वर्ग है, ठीक है। जैसे कि जंतु में स्तनधारी, बिल्ली, कुत्ते आ गए, पौधे जो है उसमें चावल, गेहूं आ गए, ठीक है। तो ये हमारे सुविधाजनक वर्ग है कि इस प्रकार से हम इसमें वर्गीकरण कर सकते हैं इनको, ठीक है। ये सिंपल वर्गीकरण हो गया जिनको उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा कहलाती है, ठीक है। टैक्सा के एक पर्टिकुलर शब्दावली को टैक्सा कहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर शब्दावली। जैसे कि जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो शब्दावली होती है उसको टैक्सा कहा जाता है। यह आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है, भाई सारे टैक्सा है ना, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, ठीक है, ग्रुप, फैमिली एक्सेट्रा जो भी होते हैं, नहीं फैमिली नहीं, ठीक है, भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार
हाँ नहीं, फैमिली भी होती है यार, मैं क्या, ठीक है फैमिली भी होती है, ठीक है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टैक्सा है, ठीक है। जंतु हो गया, स्तनधारी, ठीक है, ये फैमिली हो गई ना स्तनधारी, और कुत्ता, ठीक है, कुत्ता तो एक स्पीसीज हो गई, पर्टिकुलर स्पीसीज हो गई, ये सभी टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? मतलब भाई कुत्ता जो है वो एक स्तनधारी है और स्तनधारी जो क्या है वो एक प्राणी है। इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों के टैक्सा हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा, प्राणी आ गया, फिर स्तनधारी, फिर कुत्ता, कूता, ठीक है, कुत्ता आ गया। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण कौन से हो गए, जैसे प्रकार हो गया, ठीक है, कितने प्रकार की रचना हो गई, मतलब उनकी जो कैसे बने होते हैं वो, कोशिका की रचना हो गई, ठीक है, उनकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, जो विकासीय प्रक्रम हो गया उनका, एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है वो कैसी हुई है, ठीक है। जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं ये आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम या प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, वर्गीकीय टेक्सोनोमी के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता है, विशिष्ट रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए शोध खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था, ठीक है। तो पहले वर्गीकरण जो किस पर आधारित था, उपयोग पर आधारित, कि जो चीज़ें हैं वो हम किस प्रकार से उपयोग में ला रहे हैं, ठीक है। काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। मतलब चीज़ों को सिस्टम में रखना, ठीक है, अरेंज रखना, उनको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को ही वर्गीकरण पद्धति कहा जाता है। सिस्टमैटिक जो शब्द है वो लैटिन शब्द सिस्टमा उससे आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर रखा, ठीक है। लीनियस ने जो पब्लिकेशन था, उनकी जो बुक थी, उसका नाम था सिस्टेमा नेचर। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति, तो वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। वर्गीकरण पद्धति में क्या क्या रखा गया है, पहचान, भाई पहले तो उस पर्टिकुलर जिसकी भी हम करें, ऑर्गेनिज्म, प्लांट एक्सेट्रा, जिसकी भी बात करें उसकी पहचान जरूरी है, फिर उसका नाम या नाम पद्धति, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जो वर्गीकरण को शामिल, ठीक है, उसको कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे कि हमने बात किया एनिमल, ठीक है, एनिमल के अंतर्गत क्या आता है, मैमल्स आते हैं, ठीक है, मैमल्स के अंदर क्या आ रहा है, कुत्ता, कूता, तो ठीक है, ये वर्गीकरण हो गया ना, सिस्टम एक अरेंजमेंट है ये उसका। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासी संबंध का भी ध्यान रखा जाता है। अभी अपन बात करते हैं टेक्सोनोमिक संवर्ग की, ठीक है, वर्गीकी संवर्ग की, हायरार्की, टेक्नोमिक हायरार्की, ठीक है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, ठीक है, सिंगल स्टेप नहीं है, कई सारे स्टेप इसमें होते हैं, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, कई सारे अरेंजमेंट, ठीक है, लाइन टू लाइन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इस प्रकार से जो है पदानुक्रम सोपान होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जो प्रत्येक स्टेप है वो पद को अथवा वर्ग को प्रदर्शित करेगा। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की इस व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहा जाता है, ठीक है। वर्ग की संवर्ग किसे कहा जाता है, जो कि संवर्ग जो है वो समस्त संवर्गीय या वर्गीकीय व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकीय संवर्ग कहा जाता है। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकीय पदानुक्रम बनाते हैं, ठीक है, सारे संवर्ग मिलकर के क्या बना रहे हैं, वर्गीकीय पदानुक्रम। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय टैक्सोन या वर्ग कहा जाता है, ठीक है, एक टैक्सोन, ठीक है, पर्टिकुलर हर एक स्टेप पे।
वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है, ठीक है, जीवों का एक वर्ग है उसको दिखाता है कीट। इसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद, ठीक है, मतलब संधियुक्त उपांग, मतलब सीधी सी बात है, उसके हाथ पैर जो होते हैं वो संधियुक्त होते हैं, ठीक है, जॉइंट अपेंडाइजेस, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि कीट स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है। कीट कैसा है? स्वीकार्य सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इसको एक पद या फिर संवर्ग का दर्जा दिया जा रहा है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है, ठीक है। वर्ग किसको दिखाता है? संवर्ग को। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है, ठीक है। जो प्रत्येक पद होता है या टैक्सोन होता है वो क्या करता है? वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारकीय समूहन, ठीक है। केवल साइज के हिसाब से या उसकी शेप के हिसाब से ये समूहन नहीं है, ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। सभी ज्ञात जीवों के वर्ग के अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे कि किंगडम, ठीक है, ठीक है, फिर फाइलम प्लांट में होता है, फाइलम PH एक मिनट फाइलम, ठीक है, वो प्लांट में जो होता है वो भाग हो जाता है, एनिमल्स में सॉरी, ठीक है। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये 7 स्टेप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। किंगडम, फाइलम या फाइला, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एनिमल्स में भाग बोला जाता है, सॉरी यार, प्लांट्स में भाग बोला जाता है, ठीक है। फाइलम, आई एम सॉरी फॉर दिस। फाइलम, ठीक है, हाँ इसमें दे रखा है, ठीक है। जगत जो होता है वो किंगडम, जगत या किंगडम, संघ या फाइलम, ठीक है, अथवा भाग, हाँ ये रहा, भाग पौधों के लिए होता है, ठीक है, ये रहा। वर्ग जो होता है क्लास को बोला जाता है, गण ऑर्डर को बोला जाता है, कुल फैमिली को, वंश, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। इसमें सारे जीव या पादप जो होते हैं वो इसी में डिवाइड होते हैं, इसी में अरेंज होते हैं। भाई जैसे ही विविधता जो है कहाँ बढ़ती जाती है, ठीक है, विविधता बढ़ती जा रही है, ऊपर जाते जा रहे हैं। ये तो पर्टिकुलर एक ही होता है ना, बढ़ते जा रहे हैं, और विविधता की और विविधता आई, और विविधता आई, और विविधता आई, और विविधता आई, और विविधता, इस प्रकार से ये ना। पौधे तथा प्राणी दोनों में स्पीसीज जो होती है सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता अथवा विभिन्नताओं को पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं स्पीसीज की। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, ठीक है, उसे स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। मौलिक समानता, भाई स्पीसीज है ना, स्पीसीज में मौलिक समानता तो रहेगी ना, क्योंकि इसी में एक जैसे आम है तो आम ही आम, आम ही आम, आम ही आम पाए जा रहे हैं, कुत्ते हैं तो कुत्ते 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 कुत्ते, बिल्ली 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 बिल्ली, इस प्रकार से वही पाए जा रहे हैं, तो इसलिए उसमें समानता है। उसके बाद बढ़ते जाएंगे तो वेरिएशंस आने जाएंगे, आते जाएंगे, ठीक है। हम किसी भी स्पीसीज की उसमें समीपस्थ से संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं, ठीक है। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो ये जो है वो जाति को दर्शा रहा है, ठीक है, जबकि पहले जो है वो मेंजिफेरा हुआ, सोलेनम हुआ, पैंथेरा हुआ, वो जीनस को दर्शा रहा है, ठीक है। ये टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं।
प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। ठीक है, एक जीनस में हो सकते हैं एक से ज़्यादा, ठीक है, जाति के पद विभिन्न जीवों जिनमें आकारिक गुण समान हो को दिखलाते हैं। उदाहरणार्थ पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है, जैसे पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, जैसे पैंथरा लियो तो है ये, पैंथरा टिग्रिस हो गया। ठीक है, शोलेनम, ठीक है, ट्यूबरोसम था, शोलेनम नाइग्रम हो गया। जीनस तो वही है ना, लेकिन स्पीसीज होंगे नाइग्रम। ठीक है, और मेलांजेना, मेलांजेना भी हो गया। मानव की जाति शेपियंस है जो होमो वंश में आती है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? होमो शेपियंस। अलग अलग होते हैं, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो शेपियंस। ठीक, अभी अपन बात करते हैं जीनस की। ठीक है, इसके ऊपर का वर्ग, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। ठीक है, जीनस में क्या आता है? संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग। ठीक है, काफ़ी सारी स्पीसीज एक जीनस के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर, बैंगन। ठीक है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। ठीक है, आलू भी अलग होता है, टमाटर भी अलग होता है, बैंगन भी अलग होता है, स्पीसीज अलग है, लेकिन वंश इनका एक ही है, जीनस एक ही है। वो कौन सा है? सोलेनम। शेर को पैंथरा लियो। ठीक है, चीता को पैंथर पार्डस और पैंथर टिग्रस। ठीक है, इनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथर वंश में या पैंथरा वंश में आते हैं। ये वंश दूसरे वंश फेलिस, जिसमें बिल्ली आती है, से भिन्न है। ठीक है, दूसरा वंश कौन सा हो गया? जीनस कौन सा हो गया? फेलिस। तो आप ये समझते हो कि जो बिल्ली जो होती है ना, वो एक ही फैमिली की होती है, शेर वगैरह इन्हीं की फैमिली की होती है अप्रॉक्स, काफ़ी हद तक। ठीक है, क्योंकि जीनस जो है, एक जीनस कौन सा हो गया? पैंथरा, और दूसरा जीनस कौन सा हो गया? फेलिस। ठीक है, तो इन दोनों में तो समानताएं नहीं है, लेकिन जब ये ऊपर वाले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऊपर वाले इन द सेंस फैमिली, जब वे फैमिली से बिलोंग करेंगे तो एक ही फैमिली से आते हैं ये दोनों। ठीक है, अगला कौन सा आ गया? हाँ, कुल, फैमिली आ गया। ठीक है, फैमिली आ गया। अगला नंबर कुल है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कम समानता है इनमें। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। ठीक है, कुल का डिवाइडेशन कैसे होता है? कायिक एंड जनन गुण के आधार पर। ठीक है, पौधों में 3 विभिन्न वंश कौन से हो गए? शोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। ठीक है, सोलेनेसी एक फैमिली है। ठीक है, उस सोलेनेसी फैमिली में कौन सा आता है? सोलेनम आता है। उसी में कौन सा? पिटूनिया आता है। उसी में कौन सा आता है? धतूरा आता है। ठीक है, उसी में कौन सा? धतूरा आ रहा है। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली में आते हैं तीनों की तीनों। जबकि प्राणी वंश पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस, जिसमें क्या आते हैं? बिल्ली आती है, के साथ फैलिडी कुल में। कौन सा कुल होता है? एक फैलिडी। ठीक है, कुत्तों का होता है, कैनिडी होता है। ठीक है, तो फैलिडी कुल है, उस कुल में कौन सा आता है? ठीक है, उस कुल में क्या बिल्ली वाला आ रहा है। ठीक है, बिल्ली वाला कौन सा? फेलिस आ रहा है, और पैंथरा आ रहा है, दोनों इसी में आ रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी और फैलिडी में रखा गया है। कैनिडी में कुत्ते, फैलिडी में बिल्ली। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर, गढ़। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश और कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गढ़ तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान
लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण फैमिली के समूह होते हैं। ठीक है, गण के अंदर के क्या आ रहे हैं? फैमिली के समूह। ठीक है, फैमिली फैमिली कहाँ? फैमिली 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 नहीं लिखा गया कहीं? हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिली। ग्रुप ऑफ फैमिली जो है वो ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, ऑर्डर में जो लक्षण समान है वो और भी कम है, वंश की अपेक्षा भी कम है। ठीक है, पादप कुल और वंश क्या, फैमिली की अपेक्षा भी कम है। ठीक है, पादप कुल जैसे कॉनवोल्विलेसी, सोलिनेशी और पॉलिशोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। ठीक है, ऑर्डर का मुख्य आधार क्या है? पुष्पी लक्षण। ठीक है, जबकि प्राणी जो है कार्निवोरा गण जो है उसमें फैलिडी और कैनिडी कुल को रखा गया है। ठीक है, एक बार अपन देखते हैं इसको। ठीक है, समानता देखते हैं, नहीं पहले अपन इसको कंप्लीट कर दें, उसके बाद इसकी समानता देखेंगे। ठीक है, कि मतलब या फिर डिवाइडेशन देखेंगे किसके आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद आता है क्लास। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ ठीक है, गढ़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में यार? ऑर्डर, सॉरी, ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इस संबंध में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तक गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण हो गया जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं। ठीक है, को मैमिलिया वर्ग में रखा गया है। ठीक है, फैमिली कौन सी हो गई? क्या लिख रहा है यार, दिमाग का संतुलन पता नहीं कहाँ है। क्लास कौन सी हो गई? मैमिलिया। ठीक है, ये क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, ग्रुप ऑर्डर्स मतलब प्राइमेटा। ठीक है, उसके बाद कार्निवोरा, ये जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, फाइलम का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे कि नोटोकॉर्ड, पृष्ठीय खोखला तंत्र का तंत्र, ठीक है, होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग या भाग डिवीजन में रखा जाता है। ठीक है, प्लांट जो होते हैं उसको डिवीजन में रखा जाता है, एनिमल जो है उसको फाइलम में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है, कंप्लीट हो गया चैप्टर है ना, किंगडम। ठीक है, जगत, जंतु के वर्गीकृत तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, क्योंकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक होता भविष्य में उन दो वर्गों को जंतु अथवा पादप जगत कहेंगे। ठीक है, आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर्स में। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्गों को आरोही क्रम में ये दिखाया गया है। ठीक है, अपने देख लेते हैं एक बार। अपने देखा, ठीक है, ये जगत हो गया, उसके बाद ये, ठीक है, ये आरोही क्रम में रखा गया है। ठीक है, हमने अवरोही क्रम में किया था। ठीक है, सबसे कम समानता, फिर और कम, मतलब और ज़्यादा थोड़ी समानता आने लगी, फिर और समानता आने लगी, फिर और समानता, फिर और समानता, फिर और समानता। ये तो बिल्कुल एकदम एक जैसे हो गए। ठीक है, तो समानता जो है जाति की तरफ जाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, और किंगडम की तरफ जाते जाएंगे तो समानताएं घटती जाएंगी। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये हो गया KPCO FGS। ठीक है, KPCO FGS। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखने का है, जो भी जैसे भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वर्गीय संवर्ग सहित कुछ जीव। ठीक है, मानव का होमोसैपियंस, जीनस उसका हो गया होमो। ठीक है, कुल हो गया होमोनिडी, गण हो गया, ऑर्डर हो गया प्राइमेट, क्लास हो गया मैमिलिया, कॉर्डेटा इसका संघ हो गया।
ठीक है। घरेलू मक्खी मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का म्यूशिडी डिप्टेरा इंसेक्टा ऑर्थोपोडा। आम का मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा जीनस एनाकार्डिएसी, ठीक है, फैमिली होगी। स्पेंडेल्स इसकी जो होगी सेपेंडेल्स स्पेंडेल्स, ठीक है, गढ़ हो गया। डाइकोटिलीडन इसका क्लास हो गई। एंजियोस्पर्म इसका भाग हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, ट्रिटिकम इसका जीनस हो गया और उसका कुल जो हो गया पोएशी हो गया, फैमिली, ठीक है। ऑर्डर पोइल्स हो गया। जो इसका वर्ग हो गया, क्लास जो हो गया मोनोकोटिलीडन हो गया, ठीक है। संघ, सॉरी इसमें भाग पाया जाता है यार, भाग एंजियोस्पर्म हो गया है, ठीक है। भाग क्या हो गया?